ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ और एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम आज का पहला एमसीक्यू करें, याद कर लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को, जिसमें कि सबसे पहले CO आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, और लास्ट में इस सीरीज़ में यहाँ आप देख रहे हैं I- है। जो इधर स्टार्टिंग के जो लिगेंड्स हैं वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, और जो आखिर के सीरीज़ के आखिर में जो लिगेंड्स हैं वो पाई डोनर या वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ये जो सीरीज़ है एथिलीन डायमीन के बाद फिर यहाँ से चालू होती है, सीधे इसके बाद इसका नंबर आता है। ठीक उसी प्रकार से ऑक्सलेट के बाद हाइड्रोक्साइड का नंबर आता है, और थायोसाइनेटो के बाद सल्फाइड का नंबर आता है। इस प्रकार से ये सीरीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज फ्रॉम द कंपाउंड्स 1 to 4 इन वाटर एट 298 केल्विन इज। तो हमसे पूछा गया है कि ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें से पीके वैल्यू का क्रम क्या है। हमें मालूम है पीके वैल्यू जो है वो एसिडिटी के इन्वर्स है, यानी पीके वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसका अर्थ है कि एसिडिटी कम है। ठीक है, इसका उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि एसिडिटी अगर ज़्यादा है तो पीके वैल्यू कम होगी। इस बात को हम ध्यान में रखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हम ये भी याद रखें कि यहाँ पर देखें कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कोबाल्ट है इन सभी में। तो सेंट्रल मेटल एटम की प्रकृति जो है इन सभी में एक है, तो वो पीके वैल्यू को यहाँ इस क्रम में कोई प्रभावित नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करेगी। जो इनमें अंतर है वो है, देखिए आप, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल यहाँ पर है, देन PPH3 है, यहाँ POPH3 है, और यहाँ पर PH3 और CO, ये दोनों ग्रुप्स यहाँ पर, दोनों लिगेंड्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी CO लिगेंड है। तो सबसे पहली बात हमें जो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए वो कि पाई एक्सेप्टर जो क्रम है वो सबसे ज़्यादा पाई एक्सेप्टर तो CO है, उसके बाद OPH3 थ्राइस है, उसके बाद PH3 फॉस्फाइन है। तो हमें ये मालूम है कि जब एसिडिटी पूछी गई है, अम्लता पूछी गई है, तो H+ निकल जाएगा। इसमें से जो बचेगा वो एक नेगेटिव आयन बचेगा। नेगेटिव आयन तभी ज़्यादा स्थायी होगा जब इसके साथ जुड़े हुए जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी हों। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव आयन जो है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिडिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। उसका मतलब अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी पाई इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने वाले लिगेंड्स हैं, तो उसका मतलब CO जो है सबसे ज़्यादा संख्या जहाँ पर होगी, एसिडिटी वहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। उसका मतलब जो सबसे ज़्यादा एसिडिटी 1 की होगी। CO कम कहाँ पर है? CO यहाँ पर कम है, 2 नंबर है, तो सबसे लास्ट इसका एसिडिटी में क्रम होगा। तो एसिडिटी और ऑर्डर अगर निकालें तो 1 का सबसे ज़्यादा और 4 का सबसे कम। इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाला क्रम हमें ध्यान में रखना चाहिए। POPH थ्राइस जो है वह इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करता है, यानी फर्स्ट नंबर के बाद थर्ड नंबर का चांस आना चाहिए क्रम में। तो ये देखिए थर्ड की एसिडिटी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं POPH थ्राइस ना होके PPH3 है। और हमें ये भी मालूम है कि इस क्रम में आप देखें, अगर PPH3 का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो सबसे नंबर है, सबसे लास्ट में आ रहा है। यानी जो एसिडिटी है यहाँ पर इसकी सबसे इन इन दोनों के बीच में सेकंड नंबर की कम होगी। वैसे तो सबसे कम जो नंबर 4 है उसकी है, क्योंकि यहाँ पर CO का जो नंबर है, CO की जो संख्या है वो कम है। तो कुल मिला के एसिडिटी का जो क्रम है वो है 1 ग्रेटर दैन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका, थर्ड जो इसका दूसरे नंबर पर, इसका तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पे चौथे का। तो ये क्रम है, ठीक उसका उल्टा पीके ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो आंसर जो ऑप्शन C है वो करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आइए याद कर लेते हैं आयोनिक रेडियाई यानी आयनिक साइज के बारे में कि जैसे जैसे प्लस चार्ज की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो घटता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटती जाती है। कैटायंस तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं किसी एटम में से, या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है। कैटायन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन घटता है कैटायंस में, जिसकी वजह से नेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रति इलेक्ट्रॉन जो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बढ़ता जाता है, जिससे साइज जो है वो छोटा होता जाता है। और जैसे जैसे प्लस चार्ज की संख्या बढ़ेगी जो साइज है वो घटता चला जाएगा। ठीक उसका उल्टा जब एनायन बनता है तब की बात होती है। एनायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स एटम गेन करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण या रिपल्शन जो है वो बढ़ता जाता है, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धकेल कर फैल जाते हैं, और जैसे ही वो फैल जाते हैं तो एटम का साइज़ या आप कह सकते हैं आयन का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। उसका मतलब जो कैटायंस होते हैं उनका साइज़ जो है वो घटेगा, और जो एनायंस होते हैं उनका साइज़ बढ़ेगा। आयनिक रेडिया जो है वो हर आयन के लिए फिक्स नहीं होता है। वो क्रिस्टल लैटिस इत्यादि और भी कोऑर्डिनेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन इत्यादि जो फैक्टर्स हैं वो भी आयनिक रेडियाई के साइज़ को, आयन के रेडियस को, आयन के साइज़ को प्रभावित करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि ये जो 4 आयन्स हैं इनमें से आयनिक रेडियाई, आयन का जो रेडियस होता है उसमें से उसका क्रम क्या है। हमें मालूम है कि जो आयनिक रेडियाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज की मात्रा जैसे ही बढ़ती जाती है साइज वैसे वैसे घटता जाएगा। जैसे ही हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि F माइनस है, और क्योंकि पीरियड्स जो है वो आसपास ही है, ऊपर नीचे ही है, ये एक दूसरे से एटॉमिक नंबर में बहुत ज़्यादा अंतर में नहीं है, तो और पीरियड भी एक ऊपर नीचे ही है। तो ऐसी स्थिति में जो है माइनस चार्ज जहाँ होगा उसका साइज़ जो है सबसे बड़ा होगा, जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है। इन सभी में एल्युमिनियम को दिया, इसमें एल्युमिनियम को दिया हुआ है जो कि गलत है, तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं है। यहाँ सोडियम को दिया हुआ है जो कि गलत है। नेक्स्ट जो है हम देख सकते हैं कि इसमें जहाँ Al3+ है उसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, उसका साइज़ सबसे कम होगा, और सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में तो सोडियम का चार्ज 1 है, मैग्नीशियम का चार्ज 2 है, एल्युमिनियम का 3 है। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आइए देख लेते हैं कि अलग अलग जो लिगेंड्स होते हैं उनमें चार्ज क्या होता है। ये देख लेते हैं चार्जेस क्या होते हैं, ताकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो है सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज हम निकाल सकें। तो आइए यहाँ और हम देख लेते हैं कि जो थायोसाइनेटो थायोसाइनेटो जो आयन है या वो जो लिगेंड होगा उसका चार्ज है -1। इस बात को हम ध्यान में रख लेते हैं। इसी तरह से कुछ और भी लिगेंड्स यहाँ पर लिस्ट में दिए हुए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग तरह के लिगेंड्स का इस्तेमाल करना होगा, तो आपको उनका चार्ज मालूम होना चाहिए। और इसी वजह से ये लिस्ट आपको दी गई है ताकि आप इसको नोट करके रख सकें। और यहाँ ध्यान करते हैं कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का जो चार्ज है वो 0 है। इसी तरह से कुछ और लिगेंड्स यहाँ पर जो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स है, बाइडेंटेट लिगेंड्स वगैरह हैं, उनका हमने यहाँ पर लिस्ट आपको दिया हुआ है सिर्फ इस नज़रिए से कि आप इसको ध्यान में रख सकें और इनके चार्ज क्या हैं वो आपको ध्यान में रहें, ताकि किसी भी कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपने को निकालना हो तो उसमें आसानी हो। कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स यहाँ पर हैं और उनके चार्ज क्या है वो भी हमने यहाँ पर देखा हुआ है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है तो वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और छोटा करके इसी लिस्ट को दिया हुआ है, जिनको लंबा लिस्ट ध्यान में नहीं
करने की इच्छा है तो इस छोटे लिस्ट से भी आप लिगेंड्स को जो है वो ध्यान में रख सकते हैं, उनके चार्जेस को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस को कैलकुलेट करने का जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। किस तरह से कैलकुलेट किया है, या तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके संख्या से, या टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन जो क्वांटम नंबर है उसके हिसाब से, टोटल स्पिन से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे हैं कि 3D1 अगर है तो अबंधित जो अयुग्मित, नॉट अबंधित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 1। उसी तरह से अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। आप देख सकते हैं D5 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 5, लेकिन D6 होते ही क्योंकि पेयरिंग युग्मन शुरू हो जाता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 4। उसी तरह से D9 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो जाती है। ये दो फॉर्मूले हैं जिसके द्वारा जो है मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन किया जा सकता है। ये स्पिन जो है, टोटल स्पिन का अगर हमने इस्तेमाल किया तो इस प्रकार से, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का अगर हमने इस्तेमाल किया तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखते हैं कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक म्यू एस का मान होगा 5.92। इसी प्रकार से अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 तो ऐसे में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका वैल्यू होगा 2.83, जो कि यहाँ पर भी है। तो इन दोनों वैल्यू को थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है उसमें उतना अपना टाइम ना निकले। क्वेश्चन है हमारा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स इनबॉर्न मैग्नेटॉन ऑफ NiCl2 PPH3 ट्वाइस। ये एक कॉम्प्लेक्स है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है। इनके जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हैं वो इनमें से कौन से हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल जो निकल है उसका हमने निकालना है, और उसी तरह से जो मैंगनीज जो सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल आयन है, उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हमें मालूम है कि अगर हमने निकल का x माना, Cl2 जो है 2 है, एक एक का -1 है, 2 है तो -2, और PPH3 का जो है वो 0 है। तो इक्वल टू जो होगा यहाँ पर आएगा आपके x, ये टोटल चार्ज जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 है तो x का मान आएगा +2, यानी निकल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ये हमको पता पड़ गया। उसी तरह से NCS यानी आइसोथियोसाइनेटिव का जो चार्ज है वो -1 है। यहाँ पर कुल 6 हैं। अगर हमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हमने x माना, और यहाँ पर एक एक का क्योंकि -1 है, 6 का हो जाएगा -6, और चार्ज इसका क्या आया है, चार्ज है -4, तो -4 चार्ज लिखेंगे। इससे हमारे x की वैल्यू आएगी +2। तो ये देखिए दोनों चार्जेस हमने निकाल लिए। किसकी सहायता से, ये जो लिगेंड्स हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है उसकी सहायता से, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है उसके सहायता से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, जिससे हमें उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता पड़ गया। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता पड़ा कि अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या क्या है। Mn2+ में 5 इलेक्ट्रॉन अबंधित नहीं, अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमने निकाली है। तो 3D8 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अनपेयर्ड या अयुग्मित होंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के द्वारा जो है हम मैग्नेटिक मोमेंट का इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसे में जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5.92 के आसपास आएगा, और उसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित हैं तो 2.83 का वैल्यू आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, और वो हमने लिगेंड्स के चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट की सहायता से इसको कैलकुलेट किया, इस आंसर तक पहुँचे हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं बोराज़ीन के बारे में। बोराज़ीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन क्योंकि बेंजीन में जो सभी कार्बन एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक समान है, इसीलिए बेंजीन की तुलना जो है वो बोराज़ीन से करना ठीक नहीं होता। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बोराज़ीन में जो है एक बोरोन एक नाइट्रोजन है, जिनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत भिन्नता में अंतर है। इसके अलावा जो इसकी स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन से मिलती जुलती हैं, और नाइट्रोजन जो है वो बोरोन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करता है। तो आइए देख लेते हैं कि बोराज़ीन या बोराज़ोल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इसके लिए बोरोन ट्राइक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और उसको अमोनियम क्लोराइड के साथ 150 डिग्री पर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। बोराज़ीन का प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ या प्रिपरेशन और रिएक्शंस वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा, उसी अनुसार प्रिपरेशन कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि बी ट्राइक्लोरोबोराजोल जो यहाँ पर बना है इस रिएक्शन के दौरान, उसका फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन किया गया। सारे जो Cl हैं वो रिप्लेस हो गए हाइड्रोजन से, और इस तरह से हमको बोराज़ीन या बोराज़ोल प्राप्त होता है। पूछा गया है रिएक्शन ऑफ BCl3 विथ NH4Cl एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस P। तो हमने देखा था जस्ट इससे पहले कि P क्या है। P देखिए, NH4Cl और BCl3 के बीच में जो रिएक्शन है, तो ये NH4Cl और BCl3 के बीच में जो रिएक्शन है वो है बोरोन ट्राइक्लोरोबोराजोल। तो बी ट्राइक्लोरोबोराजोल जो है यहाँ पर उन्होंने P बोला है, P का ये दिया हुआ जो कि गलत है। P फर्दर रिएक्ट्स विथ NaBH4 टू गिव कलरलेस लिक्विड Q। तो जो Q है वो क्या था, ये देख लेते हैं। Q जो है NH4Cl NaBH4 के साथ रिएक्ट होके बोराज़ीन या बोराज़ोल प्राप्त हुआ है। तो Q इन्होंने बताया है ये जो कि गलत है। तो पहला P और Q दोनों ही गलत हैं। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ Q विथ H2O एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस R। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में Q का जो रिएक्शन होगा उससे जितने भी हाइड्रोजन बोराज़ीन या बोराज़ोल के ऊपर होंगे वो वाटर के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो वो OH से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, और जो R होगा वो इस तरह से होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं BOH और NH होल थ्राइस है, जो कि ये वाला कंपाउंड है और ये करेक्ट है। सो दिस इज करेक्ट। प्रोड्यूसेस कंपाउंड R एंड ए डायटोमिक गैस S। तो डायटोमिक गैस जो है इन्होंने Cl2 दिया हुआ है, जबकि डायटोमिक गैस जो है वो हाइड्रोजन है। तो इन्होंने पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। करेक्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था रिएक्शंस से बोराज़ीन के, जो कि आपको याद रखना है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में याद कर लेते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही स्थायी होंगे जिनके जो सेंट्रल मेटल है, मेटल आयन है, उसके चारों ओर जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के द्वारा सप्लाई किए हुए टोटल इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल मेटल जो एटम है उसके डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो लिगेंड्स ने दिया सारे उनके इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, तो यानी मेटल के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, टोटल 18 अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। इसमें हम याद रख लेते हैं कि ईटा का जो सिंबल होता है उसके ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 5, उसका मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन्स 3, 5
वन इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है लिगेंड मेटल को दे रहा है। ये हमें ध्यान में रखना है। हमें ध्यान में रखना है कि म्यू जो है वो ब्रिज को डिनोट करता है, और यहाँ पर म्यू 2 म्यू 3 उसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो लिगेंड है वो मेटल के को डोनेट कर रहा है। मेथड ऑफ काउंटिंग, 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है हम किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं, वो दो प्रकार से कर सकते हैं, न्यूट्रल एटम मेथड के द्वारा या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड के द्वारा। हम यहाँ पर न्यूट्रल एटम मेथड को यूज़ करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इजी पड़ता है। हम देख सकते हैं जो कार्बोनिल जो ग्रुप है वो मेटल के साथ अगर लगा हुआ हो तो दो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन वो लिगेंड दे रहा है। इसी तरह से हैलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो ईटा 5 यानी साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है वो ग्रुप अगर कॉम्प्लेक्स बना रहा है और 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग जो लिगेंड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो काउंट होंगे डोनेशन में, वो इस प्रकार से हम उसकी लिस्ट है ये जो आपको देखना है, जो आपको ध्यान में रखना है। कार्बीन के लिए कार्बीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और इस प्रकार से दूसरे यहाँ पर लिगेंड्स जो हैं वो लिस्ट में है। आप अगर इस लिस्ट को नोट करके रखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करते हुए लिस्ट को नोट कीजिए। द कॉम्प्लेक्स दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज़, ये हमें दिया हुआ है 4 कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं, जिससे कि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक पहुँचें। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इन मेटल एटम्स के, जो कि यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्सेस में हैं, और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बाह्यतम कोश है, जो बाह्यतम कक्षक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। इसके अलावा जो कार्बोनिल है या साइक्लोपेंटाडाइनल है, या उसमें जो ईटा कितना नंबर लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों से, या PME3 है, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो लिगेंड्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रही हैं उसका लिस्ट हमने इससे पहले देखा है। तो आइए करते हैं काउंट इनके इलेक्ट्रॉन्स को, और न्यूट्रल एटम मेथड के द्वारा, क्योंकि वो इजी रहता है। ये ए है, यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइनल के ब्रिज के ऊपर के जो ईटा है उसके ऊपर लिखा हुआ है 5, तो उसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए। उसके बाद हम देख सकते हैं टाइटेनियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, शेल है, उसमें D2 और S2 यानी टोटल उसके बाह्यतम ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एक CO जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो जो 4 CO है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो ये 8 उसका है। इसके अलावा आप देखें यहाँ माइनस चार्ज है, तो उस माइनस चार्ज का -1 है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल आएंगे 18। तो इन्होंने पूछा है कि डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, तो आंसर ये नहीं है। बी को अगर हम देखते हैं, बी में भी जो MN है उसका आउटरमोस्ट शेल, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है उसमें 5+2 सॉरी D5 है और 4s2 है, तो 5+2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आप SnPH3, ये इसके दो लिगेंड्स हैं, एक देता है, दो देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हुए। CO4 है, CO4 एक CO जो देता है 2, और 4 CO देंगे 8, और ये है माइनस चार्ज उसका लगा -1, तो टोटल होगा 18। अगर हम इसमें आते हैं तो उसका हम जो C5H5 ईटा 5 है उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इरिडियम का जो आउटर मोस्ट है 7+2 यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है CH2 कार्बिन के हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपने लिस्ट में भी देखा होगा। और PMA3 या PR3 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार से इसके भी हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो A, B और C हैं, ये तीनों आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी बचा ये चौथा ऑप्शन, वो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि टेंटलम का जो आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो है 5,
यहाँ 5 लिखे हैं। Cl3 एक एक Cl का -1, 3 Cl के -3। उसके बाद आप देख सकते हैं Pr3 माना जाएगा, जिसके 2 हैं, एक एक 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 2 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 5 + 3 + 4 यहाँ पर हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं CH3 अगर आप इसको देखें तो ये C है, उसके अंदर H है और C Me तो ये जो है वो कार्बीन है, और कार्बीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो D है उसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम करें तो हम पाएंगे कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स ही बनते हैं, क्योंकि ये कार्बीन का होगा, ये Pr3 के हिसाब से होगा, और ये क्लोरो है, ये टेंटलम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल जो है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इन्होंने पूछा कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करता, ये ओबे नहीं करता, तो उसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं कि I3- जो है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन का है, और उसकी ज्योमेट्री ये रही। और ये जो आयन है वो लीनियर होता है, और आप देख सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ है, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। इसी तरह से याद कर लेते हैं कि ClF3 का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं Cl एटम का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से है, और जब sp3d यहाँ पर d का एक और होना चाहिए जो यहाँ बना हुआ नहीं है, उसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर शो करने चाहिए, और ये sp3d है, यहाँ 4 बचे रह गए हैं। और ये जो 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उसमें फ्लोरो जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लेता है, और इस तरह का जो इसका ज्योमेट्री यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, वो ज्योमेट्री है, प्लस इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp3d। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे है SF4, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SF4 इम्पॉर्टेंट है, सीसॉ ज्योमेट्री होती है, और इसका भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये इसकी ज्योमेट्री है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम्स इन I3ClF3 एंड SF4 रेस्पेक्टिवली आर। तो पूछा है कि जो सेंट्रल एटम है यहाँ पर, आयोडीन यहाँ पर है, Cl यहाँ पर है, और सल्फ़र यहाँ पर है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमने अभी देखा है कि तीनों के तीनों जो है वो sp3d हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले इस रिएक्शन को याद कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि K2NiCN4 जो है, और इसमें निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+ है। आप देख ही सकते हैं कि K2 का 2+ होगा, K2 यानी एक एक का प्लस, तो 2+ यहाँ पर है। CN4 जो है 4- यहाँ पर है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम जानते हैं कि निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है निकल 2+ को निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस या अपचायित कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ऐसे में जो प्रोडक्ट है वो ये जो बना है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जबकि इनिशियली जो ये कंपाउंड था K2NiCN4, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो संकरण था, वो DsP2 था। तो DsP2 से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा है, और इसका +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आ रहा है। तो निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये रहा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और जब NiCN4 और Na2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ऐसे में जो हाइब्रिडाइजेशन है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि आप देख रहे हैं। और ये सेंट्रल मेटल जो आयन है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी चीज़ को रिपीट किया गया है थोड़ा और बेहतर तरीके से, ताकि अगर आप नोट करना चाहें तो या तो इससे पहले वाले स्क्रीन की तरह या इसकी तरह आप इसको हाइब्रिडाइजेशन को नोट कर सकें, नोट्स बना सकें।
आप देख सकते हैं कि अगर कार्बोनाइल है तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देता है, और आपको मालूम है कि जो इसका जो चार्ज है वो 0 है। तो यहाँ पर NiCO4 यहाँ पर, और निकल का चार्ज और इसका चार्ज दोनों का ही 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल का। और उसका यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में निकल यहाँ पर है। और ये इससे मिलता जुलता है CN4 जो कॉम्प्लेक्स है NiCN4 माइनस का, उसका भी जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जहाँ की ये जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी रहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि 2s इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर D में आकर इसको फिल कर देते हैं, और ये जो 4 CN है वो इस प्रकार से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। और टोटल जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि -4 चार्ज आता है, क्योंकि निकल इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। The reaction the reaction of NiCN42 minus with metallic potassium in liquid ammonia at -33 degree yields complex E। इन्होंने पूछा है कि NiCN42 माइनस with पोटेशियम के साथ और लिक्विड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो कोई कॉम्प्लेक्स E बनाता है, और वो E क्या है आपने अभी देखा है कि ये होगा K4 और NiCN4 ये कॉम्प्लेक्स है जो कि आपने देखा यहाँ देखा था। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ER, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी हमने देखा sp3 तो यानी टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लानर, ऑक्टाहेड्रल और पैरामैग्नेटिक नहीं है। डायमैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि उसके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पिन पेयर्ड हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा है। आप देख सकते हैं यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, स्पिन पेयर्ड हैं, तो इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जो बना था पोटेशियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी है, टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले जीजल सॉल्ट को एक बार याद कर लेते हैं। ये ऑल्फिन के साथ या एल्कीन के साथ ये कॉम्प्लेक्स है मेटल का, और ये जो एल्कीन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है D(x²)(y²) में। उसी तरह से जो मेटल है वो बैक डोनेशन भी करता है एल्कीन को D(YZ) के द्वारा। हम ये बता दें कि जैसे ही एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है मेटल को, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है मेटल को डोनेट करता है, तो वैसे उसका बॉन्ड ऑर्डर बंद का जो क्रम होता है, बॉन्ड ऑर्डर है वो यानी डबल बॉन्ड से कैरेक्टर उसका सिंगल बॉन्ड की ओर चला जाने लगता है, या आप कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की कैरेक्टर या प्रकृति आना शुरू हो जाती है डबल बॉन्ड में, क्योंकि डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट हो रहे हैं मेटल की ओर। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आना यानी डबल बॉन्ड का धीरे धीरे ख़त्म होना की प्रक्रिया शुरू होती है। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाता है। हमें मालूम है डबल बॉन्ड के जो लेंथ होती है, लंबाई, वो कम होती है और सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। तो जो मेटल का डोनेशन मेटल की ओर जो एल्कीन का इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है उससे बंध लंबाई बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहाँ पर आती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी तो जो बंध की लंबाई है जो वो बढ़ेगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर आएगी तो बैक डोनेशन भी बढ़ता है, यानी बैक डोनेशन जब बढ़ रहा है उसका मतलब है कि जो बंध की लंबाई है वो भी बढ़ेगी। एक और चीज़ है कि जब हमने CF2 और C2F4 और C2CN4 यानी दोनों ये जो हाइड्रोजन्स हैं उसकी जगह हमने F लगाया या हमने CN लगाया,
तो आप जानते हैं कि जो F और CN है, F इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की तुलना में, और इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी ओर पाई बॉन्ड से खींचेगा। जो पाई सी डबल बॉन्ड C है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को F अपनी ओर खींचना शुरू करेगा, और डबल बॉन्ड जो प्रकृति है वो घटेगी, और सिंगल बॉन्ड की ओर ये एल्कीन बढ़ना, इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ेगा। उसी तरह से सी एन में जो है ट्रिपल बॉन्ड N है, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। अगर हाइड्रोजन का रिप्लेस करके CN लगा दिया जाए तो ये और प्रबलता से खींचेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन भी इसके अंदर है। तो हाँ, ये पाया गया है कि जैसे ही F या CN या कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो है इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो बंध की लंबाई और बढ़ती जाती है, क्योंकि द्विबंध डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे घटता जाता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटते जाते हैं C डबल बॉन्ड C से, बैक बॉन्डिंग भी बढ़ती जाती है, और ऐसे में बॉन्ड लेंथ CC बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ता जाता है, डबल से सिंगल की ओर अग्रसर होता है, या उस तरफ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जो है उसकी ओर बढ़ता जाता है। क्वेश्चन हमारे पास है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ C डबल बॉन्ड C लेंथ इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ C डबल बॉन्ड C यानी बंद ऑर्डर जो है वो डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ जो है वो घटने के क्रम में किस में होगा, यानी सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ होगा उसको आखिर में लिखा जाए, और सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है उसको स्टार्टिंग में लिखा जाए। तो इन सब में वो कौन सा क्रम है। तो हम देख रहे हैं, अगर इन सारे कॉम्प्लेक्सेस को देखें, इनमें एक बात कॉमन है, वो है प्लैटिनम जो सेंट्रल मेटल एटम है वो सभी में सेम है। तो इसलिए जो हमें नोट करना है कि सेम मेटल है, तो मेटल की ओर से हमें कोई परेशानी नहीं है। चेंज क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर CN है, यहाँ F और हाइड्रोजन है, यहाँ F और F है हाइड्रोजन को हटाकर। तो उसका मतलब ये है कि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किस में होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रकृति इसमें सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उतना इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं करता जितना CN या F करता है। तो सबसे जो बॉन्ड लेंथ कम है, डबल बॉन्ड प्रकृति जिसकी ज़्यादा है, वो 1 है। तो ये 1 2 3 ये 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें 1 को सबसे लास्ट में दिखाया गया है। अब सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किस में ज़्यादा होगी, यहाँ देखिए चारों हाइड्रोजन को हटा के CN लगाया गया है, तो उसका मतलब यहाँ ये जो CN है प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बहुत इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रबलता से आकर्षित अपनी ओर करेगा, सी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी F की तुलना में या हाइड्रोजन की तुलना में। इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई CN नहीं है, यहाँ एक भी CN नहीं है, 2 F हैं। तो उसका मतलब जो सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ होगा इसमें 2 का होगा। तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे जैसे CN की मात्रा बढ़ती है, तो बॉन्ड लेंथ जो है सबसे लंबा होगा, यानी 2 का नंबर पहले होगा, और F की मात्रा अगर बढ़ती है तो भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो उसका मतलब यहाँ पर चारों हाइड्रोजन हटा के F दिया गया, तो दूसरे नंबर का बॉन्ड लेंथ 4 नंबर का होगा, और उसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये थोड़ा बंध की लंबाई इसमें थोड़ी कम होगी, डबल बॉन्ड का ऑर्डर यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो तीसरा नंबर उसके बाद आएगा। और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ है 1 का, जहाँ दोनों हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच नहीं रहे हैं उस कदर जिस कदर के CN या F खींच रहे हैं। तो हमारा जो क्रम है यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।